फिजिक्स 9th का पहला चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स क्या है? विज्ञान है, हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, नागरिक शास्त्र नहीं है, भूगोल नहीं है। आखिर ये फिजिक्स जो है साइंस है, विज्ञान है। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है जो विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। जैसे मान लो इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल पढ़ोगे तो भूगोल में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है तो इसकी परिभाषा होती है। जैसे इतिहास में हम लोग बीती हुई बातों का, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं ना। अगर मान लो भूगोल पढ़ना है तो भूगोल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है, जलवायु के बारे में अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष ये जो विज्ञान, पहला क्वेश्चन, विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखो परिभाषा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ढंग से अर्थ समझो। सावधानी पूर्वक का तो अर्थ जानता है, कोई भी काम लोग करता है तो सावधानी पूर्वक करने पर ही अच्छा रिजल्ट आता है ना। क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक यानी हड़बड़ा करके नहीं, अच्छे तरीका से, ढंग से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए। क्रमबद्ध जानता है? क्रमबद्ध का मतलब होता है किसी भी काम का क्रम होता है ना। जैसे मान लो कोई भी कार्य करोगे, अगर हम लोग गिनती करते हैं तो गिनती का क्रम क्या है? 1 के बाद 2 आएगा, तब 3 आएगा, तब 4 आएगा, तब 5 आएगा। तो हर एक कुछ का एक क्रम होता है। अगर कहा जाए क्रमबद्ध तरीके से गिनती की संख्याओं को लिखें तो कैसे लिखोगे? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसी बात नहीं ना है जो 1, 3, 2, 5, 4 ऐसे नहीं लिखोगे। तो सावधानी पूर्वक, केयरफुली और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, प्रयोग का अर्थ होता है एक्सपेरिमेंट। हम समझाते हैं, पहले लाइन के अनुसार आते जाओ। क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, 2 शब्द है, एक है प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों, ऑब्जर्वेशंस द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। 2 शब्द को समझो, एक शब्द है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, दूसरा शब्द है परीक्षण, इसका इंग्लिश होता है ऑब्जर्वेशन। ये दोनों का अर्थ समझो। तो विज्ञान कहते हैं किसको? सावधानी पूर्वक, केयरफुली, क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से कोई प्रयोग करेंगे किसी भी विषय वस्तु पर और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसी ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। अब उदाहरण देखो, जैसे मान लो पृथ्वी के बारे में पहले लोगों को ज्ञान नहीं था कि यह एक चुंबक है। सबसे पहले पृथ्वी एक चुंबक है, इसकी जानकारी या इसका पता किसने लगाया? न्यूटन ने लगाया। तो क्या न्यूटन 400 वर्ष पहले हुआ था? इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी तो भगवान राम के जमाने से भी बहुत पहले से है ना। पृथ्वी एक चुंबक है, इसकी जानकारी 400 वर्ष पहले न्यूटन को इसकी जानकारी मिली। तो कैसे जानकारी? एकाएक न्यूटन ने कह दिया होगा जो पृथ्वी एक चुंबक है, तो इसको दुनिया मान लेगी? नहीं न मानेगी। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है, इसको दुनिया नहीं न मानी, इसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जैसे प्रयोग, पृथ्वी एक चुंबक है, इस पर प्रयोग किया गया, एक प्रयोग नहीं, हजारों प्रयोग, लाखों प्रयोग। कैसे? चुंबक किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मैग्नेट चैप्टर 10th में पढ़ोगे, फिलहाल जान लो।
तो कहीं पर प्रयोग करो। पृथ्वी एक चुंबक होगी तो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो यहाँ पर तो एक मार्कर मान लो हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर ही क्यों गिर जाती है? इसका मतलब पृथ्वी में कोई न कोई ऐसा गुण है जिस गुण के कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। मान लो भारत में किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, वह नीचे की ओर गिर जाती है। तो यह प्रयोग हुआ। प्रयोग किए, किसी भी पिंड को, वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंके तो यह एक प्रयोग हो गया। ऑब्जर्वेशन, परीक्षण क्या हुआ? जो आँखों से देख रहे हैं, जो हमने तो प्रयोग किया, पिंड को, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, यह प्रयोग किया हम लोगों ने। और परीक्षण, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी सरसरी निगाह से देख रहे हैं। हमने जो प्रयोग किया किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंक कर, तो ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वह तो नीचे की ओर गिर रही है। तो प्रयोग और परीक्षण का अर्थ समझ रहा है। तो प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर मान लो भारत में कोई भी पिंड ऊपर की ओर फेंका जाए और वह नीचे की ओर गिर जाए, लेकिन अमेरिका में किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे और नीचे की ओर नहीं गिरेगा, इसका मतलब प्रयोग तो हमने किया। चाइना में किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, नीचे की ओर गिर गया। अब फिर रूस में जाओ, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंको, नीचे की ओर नहीं गिरा, इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर नहीं आकर्षित करती है और इसलिए पृथ्वी चुंबक नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देश हैं या पृथ्वी के किसी भी भाग पर चले जाओ, किसी भी पिंड को ऊपर की ओर एक नहीं हजारों बार, लाखों बार फेंकेंगे तो वह नीचे की ही ओर गिरेगा। हमने प्रयोग कर, मान लो हम लोग प्रयोग किए, पृथ्वी के किसी भी जगह पर कोई भी पिंड ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, वह नीचे की ओर ही आती है। ये ऑब्जर्वेशन यानी ये परीक्षण में प्रयोग किए ऊपर की ओर फेंकने के लिए। अब फिर हम लोग देखे, अपनी आँखों से ऑब्जर्व किए, परीक्षण किए, वह नीचे की ओर ही गिर जाती है। सैकड़ों बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार कहीं भी किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है पृथ्वी के किसी भी जगह से, तो वह लाखों करोड़ों बार नीचे के ही ओर आती है। इसका अर्थ ये हुआ, करोड़ों बार प्रयोग किए और परीक्षण किए, प्रयोग किए, ऊपर फेंके किसी भी पिंड को और परीक्षण में पाए, ऑब्जर्वेशन में तो हम लोग देखते हैं वह नीचे की ओर ही आती है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा? अंतिम रूप से हम लोग को क्या ज्ञान प्राप्त होगा? यह ज्ञान प्राप्त होगा जो पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, इसीलिए पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई भी वस्तु नीचे की ही ओर आती है। इसका अर्थ है यह अंतिम सत्य है, जो पृथ्वी एक चुंबक है। और इस प्रयोग को करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सैकड़ों बार, हजारों बार यही निष्कर्ष निकलता है, यही ज्ञान प्राप्त होता है कि पृथ्वी के ऊपर फेंकी गई कोई भी वस्तु पृथ्वी पर पुनः वापस लौट करके चली आती है। इसका अर्थ हो गया पृथ्वी किसी भी पिंड को अपनी ओर खींच लेती है। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसका अर्थ है पृथ्वी एक चुंबक है। तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? पृथ्वी एक चुंबक है। तो प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी यह साइंस हो गया। ऐसा ज्ञान जो लाखों बार प्रयोग करे एक ही विषय वस्तु पर और ऑब्जर्वेशन में हम पाएंगे कि रिजल्ट एक ही ढंग का आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, यह काम 1 करोड़ वर्ष पहले भी पृथ्वी के ऊपर कोई पिंड ऊपर फेंका जाता होगा तो नीचे आता होगा, अभी भी आ रहा है, करोड़ों वर्ष बाद भी आएगा ना। तो इसे काटा नहीं जा सकता है। तो अब इसको समझो, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों, ऑब्जर्वेशंस द्वारा
प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी प्रयोग एक ही विषय पर, एक ही विषय वस्तु पर, एक ही टॉपिक पर लाखों करोड़ों बार करने पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे जो एक ही तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो उस तरह से प्राप्त रिजल्ट से जो हमें ज्ञान होगा वही ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। परिभाषा समझा? फिर मान लो एक दूसरा उदाहरण लो, एक प्रयोग तू करो। जैसे मान लो चंद्रमा पर जाओगे तो आमने सामने में खड़े होकर के दो आदमी बात करेगा, उसे आवाज नहीं सुनाई देगी, एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई। चंद्रमा, मान लो ये चंद्रमा है, एक व्यक्ति ये चंद्रमा पर कहीं भी तू प्रयोग करो, क्या प्रयोग करो, तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इससे 1 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है, या मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर बम विस्फोट कर दो। तो अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके सामने में 1 मीटर दूर कोई बम फोड़ दे तो आदमी मरे न मरे, कल्पना करो नहीं मरा, लेकिन बम की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ से सैकड़ों मील दूर तक भी बम की आवाज़ सुनाई देती है। हवाई जहाज़ कितना ऊपर में चलता है, उड़ता है न जी, लेकिन जब हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा होता है, उसकी ध्वनि पृथ्वी पर हमें उसके नीचे जो आप व्यक्ति रहता है सुनाई देती है। अगर मान लो चंद्रमा पर जाओगे तो कोई व्यक्ति नजदीक हो या दूर हो, लेकिन एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा के चारों ओर कहीं भी जाओगे तो आवाज नहीं सुनाई देगी। तो यह प्रयोग हम लोग करते हैं। चंद्रमा पर कहीं भी दो व्यक्ति बातचीत करे, कितना भी जोर से आमने सामने में बातचीत करे, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और पृथ्वी पर तो एक निश्चित दूरी पर खड़े हो जाओ तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। जोर से ये ट्रेन जब जाती है, सीटी मारती है ना, 1 किलो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पर रहने पर भी हमें ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, चंद्रमा पर नहीं सुनाई देती है। ये प्रयोग जो करते हैं, जब चंद्रमा पर हम जाते हैं तो प्रयोग करते हैं। ए और बी नाम का 2 व्यक्ति है, एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है। ए जो कुछ भी कह रहा है बहुत जोर जोर से, बी को नहीं सुनाई देता है। यही पृथ्वी पर ए बी के बीच में 10 मीटर की दूरी है। ए अगर जोर से बोलता है तो बी बोलता है, रे तू धीरे बोलो, तो पर भी हम सुनेंगे, जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रयोग चंद्रमा पर खड़े होकर के 2 आदमी नजदीक में खड़े होकर के बात करेगा तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे जो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, प्रयोग ये कर रहे हैं जो चंद्रमा पर खड़े हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये प्रयोग कर रहे हैं जो हम लोग सुनते हैं कि नहीं, एक दूसरे की बात ऑब्जर्व कर रहा है कोई तीसरा आदमी जो कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। प्रयोग और ऑब्जर्वेशन में अंतर जान रहा है ना, तो लाखों बार ये प्रयोग करेंगे, चंद्रमा पर व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुनता है, तो इसका कुछ न कुछ अर्थ है। अर्थ ये है, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा में ही ध्वनि का गमन होता है, यानी एक माध्यम, दोनों के बीच में कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो पानी होना चाहिए, पानी भी एक माध्यम है। पानी में मान लो ये कोई तालाब है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है पानी के भीतर में। ये बोलेगा तो इसकी आवाज़ इसको पानी के भीतर भी सुनाई देगी, ये बोलेगा तो इसकी आवाज़ इसको सुनाई देगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, पानी है। तो पानी को कहेंगे एक माध्यम है। पृथ्वी पर ए और बी 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल है ए और बी के बीच, तो कहेंगे ए और बी के बीच में एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके कारण ए की बात बी सुनता है और बी की बात ए सुनता है। तो ये जो प्रयोग करेंगे, जो पृथ्वी पर या कहीं भी 2 व्यक्ति के बीच जो बातचीत होगी, दोनों एक दूसरे की बातचीत को सुनेगा। कब? जब दोनों के बीच में एक माध्यम होगा, हवा हो या पानी। लेकिन यही प्रयोग हम लोग चंद्रमा पर करेंगे तो पाते हैं
ए और बी के चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो मालूम है ना, वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई माध्यम ही नहीं है, खाली है, बिल्कुल शून्य। तो प्रयोग करने पर पता चलता है जो ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह संचार कैसे करती है, गमन कैसे करती है, तो प्रयोग के द्वारा पाया गया जो दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने के लिए एक माध्यम होना जरूरी है, और हवा एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाती है। प्रयोग के द्वारा पाते हैं क्योंकि चंद्रमा पर ध्वनि इसीलिए नहीं एक जगह से दूसरे जगह जा पाती है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। कहने का अर्थ ये, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों, एक्सपेरिमेंट करो किसी टॉपिक पर, एक नहीं हजारों बार, लाखों बार, और ऑब्जर्वेशन करो। अगर एक ही टाइप का रिजल्ट आवे, एक ही टाइप की जानकारी मिले, तो ऐसी ही जानकारी को, ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषा को अच्छी तरह समझा, चलो इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो मुख्य रूप से विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस, दूसरा लाइफ साइंस जीव विज्ञान। बायोलॉजी में बतलाएंगे पदार्थ दो ही तरह के होते हैं, एक जो जीवित है, दूसरा जो मृत है, यानी एक सजीव पदार्थ, दूसरा निर्जीव पदार्थ होता है ना। तो ये फिजिकल साइंस जो है, भौतिक विज्ञान, इस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। समझ गया? यानी भौतिक विज्ञान का संबंध किससे होता है? तो निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। और याद रखना, जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, जीव यानी सजीव, जीवित पदार्थ को हम लोग सजीव बोलते हैं। तो एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। तो ये याद रखना है, सजीव पदार्थों के बारे में जो भी पढ़ाई होती है वह जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, और भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ाई हो। जीव विज्ञान का संबंध सजीव और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। छूट गया है विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन सुनो। फिजिकल साइंस, मुख्य रूप से दो ही विज्ञान होता है, एक फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ साइंस। और विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, इन्हीं दोनों विज्ञानों से उत्पन्न हुआ है। अब इस पर समझो, इस विज्ञान का संबंध, किस विज्ञान का? फिजिकल साइंस का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी क्या है, सजीव के निर्जीव? निर्जीव है। तो ये पानी मान लो कैसे बनता है, इसके क्या गुण दोष हैं, समझ रहे हो? पानी कैसे बनता है जिसे हम लोग पीते हैं। समुद्र का पानी है और एक भूमिगत पानी है, तो भूमि के भीतर का पानी हम लोग पीते हैं न जी। समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो क्यों नमकीन होता है उसके बारे में अध्ययन अगर होगा तो ये फिजिकल साइंस में होगा। और भूमिगत पानी जो भूमि के अंदर है उसके बारे में जो अध्ययन होगा वह नमकीन नहीं होता है। हवा सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव। तो इस विज्ञान का संबंध यानी फिजिकल साइंस का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। अगर हम लोग हवा का अध्ययन करेंगे, जो ये एयर, हवा है क्या, तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसके क्या गुण दोष हैं, हवा कैसे प्रदूषित होता है, यानी हवा, एयर के बारे में जो कुछ भी अध्ययन करेंगे, चूंकि हवा निर्जीव है, इसका अध्ययन किसमें होगा, जीव विज्ञान में कि फिजिकल साइंस में? फिजिकल साइंस में होगा। जैसे मान लो सोना एक धातु है, इसके क्या गुण दोष है, तो सोना निर्जीव है, इसका अध्ययन किसमें होगा, जीव विज्ञान की फिजिकल साइंस में? फिजिकल साइंस में। हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, तो क्यों चुंबक है,
आखिर क्या कारण है जो पृथ्वी में चुंबकीय गुण आ गया? तो पृथ्वी निर्जीव है, उसका अध्ययन किसमें होगा? फिजिकल साइंस में होगा। बात को समझ रहा है? फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, इस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। अब निर्जीव पदार्थ मान लो, अभी उदाहरण दिए, ये हवा है, हवा के बारे में और उनसे संबंधित घटनाओं। तो हवा कैसे बनती है, किस तरह के गैसों का मिश्रण है, कैसे प्रदूषित होता है, इसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। तो चूंकि ये निर्जीव है तो इसका अध्ययन होगा तुमको फिजिकल साइंस। तमाम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किसमें होगा? तो फिजिकल साइंस। और सजीव पदार्थों का अध्ययन होगा जीव विज्ञान में। जैसे पेड़ पौधा, जो भी सजीव है, मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, सबके बारे में जो अध्ययन होगा उससे संबंधित। अगर मान लो कोई मनुष्य है तो क्यों बीमार पड़ता है, मनुष्य की शारीरिक संरचना कैसे होती है, किसी भी जीव की शारीरिक संरचना कैसे होती है, तो जीवित पदार्थों यानी सजीव के बारे में जो कुछ भी अध्ययन होता है, चाहे वह कितना भी छोटा जीव जंतु क्यों न हो, तो इसका अध्ययन जिस विज्ञान में होगा उस विज्ञान को जीव विज्ञान कहेंगे। और निर्जीव पदार्थों के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन होगा उस विज्ञान को फिजिकल साइंस कहेंगे। तो इतना ही मुख्य रूप से याद रखना। जीव यानी सजीव, इसमें सजीवों का अध्ययन होता है, उसके बारे में जो कुछ भी अध्ययन करना है, तमाम अध्ययन सजीवों के बारे में जिस विज्ञान में होगा उस विज्ञान को जीव विज्ञान कहेंगे। और फिजिकल साइंस, निर्जीव पदार्थों एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में होगा उसको भौतिक विज्ञान कहेंगे, फिजिकल साइंस। तो विज्ञान का मुख्य रूप से यही दोनों भेद है, पहला फिजिकल साइंस, दूसरा लाइफ साइंस। अब देखो फिजिकल साइंस में क्या आता है और ये लाइफ साइंस में क्या क्या आता है। इनकी भी अनेक शाखाएं हैं और इनकी भी अनेक शाखाएं हैं। तो मुख्य रूप से यही विज्ञान का दोनों भेद। देखो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस की दो शाखाएं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। तो दोनों में क्या क्या किन विषयों के बारे में पढ़ाई होती है ये बतलाएंगे। तो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं फिजिक्स और केमिस्ट्री। जीव विज्ञान में इसकी भी दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधा से संबंधित, वनस्पति का अर्थ जानता है ना, पेड़ पौधा से संबंधित विज्ञान को वनस्पति विज्ञान। देखो इसको इंग्लिश में याद रखना, ये वन, वनस्पति में वन, तो वन का मतलब होता है जंगल, पता है ना। तो पेड़ पौधा, जंगल का मतलब हो गया पेड़ पौधा। तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जीव विज्ञान की दो शाखाएं। दूसरा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी कहा जाता है इसको। तो जीव जंतुओं से संबंधित विज्ञान को जूलॉजी, प्राणी विज्ञान कहते हैं। और पेड़ पौधा से संबंधित विज्ञान को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसकी दो शाखाएं और भौतिक विज्ञान की दो शाखा। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 से शुरू होगा।